तो सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स को नमस्ते, तहे दिल से मैं राहुल सचवानी आप सभी का आज के इस एक और धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद लेक्चर में स्वागत करता हूं। स्वागत एकदम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अपन ने लिया था लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज का आप टॉपिक देखोगे ना तो वो क्या होने वाला है, गति के नियम। तो गति के नियम में देखो कैसे कैसे शब्द हम जानेंगे। जड़त्व क्या होता है, संवेग क्या होता है, क्रिया तो देखेंगे अपन, क्रिया बाद में आएगी, है ना। लेकिन अभी हम लोग आज का लेक्चर भी अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको गैलीलियो वाली बात बताई थी, शनि की 7.5 वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी ना। शनि की ढैया होती है, 30 साल का उसका चक्कर लगाने का समय होता है। मजा आएगा, ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। तो आज शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहां देखेंगे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बल के बारे में पढ़ा था, बल क्या होता है। फिर हम लोगों ने संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषाएं देखी थी, एग्जाम्पल्स देखे थे, और उसके बाद में अपन ने गैलीलियो का अध्ययन किया था। मतलब गैलीलियो का अध्ययन पढ़ा था कि गैलीलियो ने क्या पढ़ाई की थी। वो ऐसे गोली जो है, कांच की गोली ऐसे आनत तल पर लुढ़क के जाती है, फिर उतनी ऊंचाई पर जाती है। तो उनका एक्सपेरिमेंट अपन ने समझा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपन एक खास बात भी समझी थी जो हमें किताबों में लिख करके नहीं देते हैं। इससे क्या होगा कि ना, उनको लगता है ना कि यार उनके जो भी मान्यताएं थी हम उनको छोटा समझने लग जाएंगे, हमारी जो संस्कृति है उसके लिए हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो चाहते ही नहीं कि ऐसा हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि भाई जो सच है वो सच होना चाहिए, कि भाई देखो ये बात सही है तो ये सही रहेगी हमेशा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। खैर, उसके बाद में स्टूडेंट्स आज की कक्षा में देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। तो मैं पहले आपको गति का प्रथम नियम बताने वाला हूं, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और अपन इस नियम के कुछ एक उदाहरण समझने वाले हैं, और फिर कुछ एक हमारे पास में प्रश्न भी हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ एक इसमें प्रयोग भी किए हुए हैं। तो ये जो प्रयोग है वैसे तो मेरे को कराने हैं आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको बताऊंगा, आप ट्राई करके देखना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में मैं आपको ये वाले एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जो बहुत बेसिक है, आप लोग घर पे कर सकते हो, आप लोग खुद से कर सकते हो। और फिर कुछ एक प्रश्न जो है बुक के अपन उनको लेंगे, और गति का द्वितीय नियम देखते हैं। समय बचेगा तो अपन गति के द्वितीय नियम की तरफ चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। तो गैलीलियो ने जहां पर काम छोड़ा, जितना उन्होंने पढ़ाई कर ली, ठीक है, बता दिया 1640-50 के आसपास। फिर सन 1800 में ना हमारे पास में आते हैं कौन, न्यूटन। मतलब उस टाइम पे काफी समय बाद, ऐसा नहीं है कि तुरंत बाद में, काफी समय बाद में हमारे पास में न्यूटन आते हैं। वैसे मेरे को एकदम एग्जैक्ट सटीक ऐसे याद नहीं है कि न्यूटन कब थे, लेकिन हाँ बाद में फिर न्यूटन आते हैं। तो न्यूटन ने फिर गति के नियम दिए। तो उसके गति के 3 नियम हैं, न्यूटन के गति के 3 नियम है। जो भी गति हमारे चारों तरफ होती है उसको हम उन तीनों नियमों की हेल्प से समझा सकते हैं। तो उसमें पहला नियम हम पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम। नियम बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको समझा देता हूं और फिर अपन है ना इसको लिख लेंगे। तो नियम यह कहता है कि देखो, कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या मतलब है इसका, समझना। जैसे मान लीजिए मैं बस में खड़ा हूं, ऐसे है ना, बस में ऐसे जा रहे हैं अपन, सब जने खड़े होते ही हैं बस में, तो खड़ा होना ही पड़ता, भीड़ हो जाती है तो छोटे बच्चों को तो पहले खड़ा करते हैं, नहीं नहीं उठाओ उसको सीट से उठाओ। तो मान लो अपन ऐसे खड़े हैं बस में, तो क्या वो बस रुकी हुई है मान लो, तो जैसे ही बस चलने लगेगी तो क्या ऐसे हो जाता है ना, अपन ऐसे ही होता है, पीछे चले, अरे क्या हो गया ये, मतलब पैर तो आगे चले जाते हैं लेकिन ऐसे शरीर पीछे ही रह जाता है। या फिर उल्टा मान लो, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, मान लो ऐसे बैठे हैं एकदम आराम से, अरे और कैसे ऐसे, तो बस वाले ने क्या किया, चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगा दी और ऐसे हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं हम लोग सामने। तो दोनों ही एग्जांपल्स गति का प्रथम नियम है और कुछ नहीं। बोले भैया कैसे, थोड़ा सा समझाओ। प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुके हुए ही रहना चाहती है, चलना नहीं चाहती। जैसे मान लो बस में हम जब खड़े हैं तो हम रुके हुए हैं, लेकिन बस जैसे ही चल पड़ती है तो हमारे नीचे के जो पैर हैं वो तो बस के संपर्क में है, बस से जुड़े हुए, तो वो तो आगे चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर है ना, ये आगे जाना नहीं चाहता, ये रुका हुआ ही रहना चाहता है। तो क्या होता है, हम ये ऊपर वाला शरीर वहीं रह जाता है और टांगे आगे चली जाती। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता, समझना इस बात को। क्या होता है कि टांगे हमारी बस के साथ आगे चली जाती हैं, ऊपर वाला शरीर वहीं रह जाता है, तो वो यूं टेढ़े हो जाते हैं, फिर हम लोग ऐसे, पैर हमारे आगे खसक जाते हैं। तो कोई अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है,
अपनी गति की अवस्था, फिर वो भली विरामावस्था है, रुकी हुई है, तो वो उस अवस्था को बदलने नहीं देना चाहती। और बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक बल उस पर लगाना पड़ेगा। या फिर मान लो कि कोई अगर वस्तु चल रही है तो वो रुकना नहीं चाहती, अगर आप उसको रोकते हो, जैसे क्या होता है बस में ब्रेक जब लगते हैं तो टायर पे ब्रेक लगता है, तो बस में जो ऊपर के जो भी लोग होते हैं ना वो सारे आगे खसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो चलते हुए ही रहना चाहते हैं ना, वो रुकना ही नहीं चाहते थे। फिर वो कैसे रुकते हैं, वो पकड़ लेते हैं सामने, तो वो ना पीछे की दिशा में बल लगता है, ऐसे पकड़ते हैं ना, जैसे मान लो दीवार को मैं ऐसे ऐसे धक्का मार रहा हूं तो मेरे ऊपर पीछे ही तो बल लगेगा ना, तो वो रुक जाते हैं। आई समझ में? तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहती है, अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती, रुकना नहीं चाहती। और यही हमारे पास में गति का प्रथम नियम है। समझ में आ गई सबको? इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये जड़त्व शब्द क्या है इसको भी समझेंगे, तो पहले अपन इस नियम को लिख ले। नियम समझ गए आप सब जने? इसके और भी उदाहरण है, अभी उनकी भी चर्चा करेंगे हम एक एक करके। मोटी मोटी बात यही है। और अब जो जो आप लिख रहे हो ना, इसको आपको कॉपी पे तो लिखना ही है, लेकिन दिल पे लिखना है भैया, दिल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है। तथा यदि कोई वस्तु गतिशील है या गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। रुकना नहीं चाहती। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। समझ गए क्या सब ने? अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, चलना नहीं चाहती। और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अर्थात इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पे खड़ी पाई भी लगाते। अर्थात कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, में परिवर्तन का विरोध करती है। यही गति का प्रथम नियम है। समझ में आई सबको पहली बार? तो देखो आपको एग्जाम में कितना लिखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो गति का पहला नियम लिखो, तो आप ये लिख दो केवल कि ना यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। इतना सा लिख दो, या फिर केवल इतना सा लिख दो कि अर्थात कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था का विरोध करती है, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गति की अवस्था मतलब
विरामावस्था भी हो सकती है कि भाई उसकी गति की अवस्था क्या है, जीरो, चल ही नहीं रही। तो अगर विरामावस्था में रुकी हुई है तो परिवर्तन नहीं करना चाहती, चलना नहीं चाहती, चल रही है पहले से तो रुकना नहीं चाहती। ये है पॉइंट हमारे पास में। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, आप यहां तो इतना सा लिख देना कि कोई वस्तु चल रही है तो चलते रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती, रुकी हुई है तो चलना नहीं चाहती। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ऐसा विरोध करती है। यही गति का हमारे पास में क्या है, प्रथम नियम है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गई सबको ये वाली बात? इज इज क्लियर स्टूडेंट्स? यही गति का प्रथम नियम है। अब सवाल ये है हमारे पास में कि भैया जड़त्व क्या है? ये बड़ा नया शब्द लग रहा है हमको, जड़त्व। तो जड़त्व को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स इनर्शिया। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलेंगे या इनर्शिया बोलेंगे। अच्छा आप टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल इसके ना अगले पेज पर ले लेंगे अपन, खूब सारे एग्जाम्पल्स ले लेंगे। जड़त्व या इनर्शिया क्या होता है तो अपन समझ जाएंगे कि फिर जड़त्व का नियम इसको क्यों बोलते हैं। कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो किसी भी वस्तु की जो प्रवृत्ति है ना, टेंडेंसी, उसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं। अच्छा वापस समझें इस बात को। देखो प्रवृत्ति एक शब्द मैं काम में ले रहा हूं आज अपनी परिभाषा में। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति मतलब है, कुत्ते की प्रवृत्ति है भौंकना, मतलब उसका टेंडेंसी, उसका गुण है, वो करेगा ही ऐसा, वो करेगा ही, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। समझ में आ गई सबको? जैसे बिल्ली का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है म्याऊं म्याऊं करना। जैसे टीचर की टेंडेंसी है पढ़ाना, एक शिक्षक पढ़ाएगा, एक बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है तो स्टूडेंट है, उसकी प्रवृत्ति या टेंडेंसी क्या है? पढ़ना। समझ में आ गया ना? तो हर एक की हमें ऐसे टेंडेंसी बता सकते हैं, प्रवृत्ति भी ये ऐसा करेगा ही करेगा। तो जैसे कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कोई ज्यादा करेगी, कोई कम करेगी, करेगी तो सही। भारी चीज होगी, उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, वो ज्यादा ऐसे विरोध कर रही है गति में आने का, वो चाहना ही नहीं चाहती। हल्की चीज को थोड़ा सा बल लगेगा, आ जाएगी गति में, तो वो विरोध कम कर रही है उसकी अवस्था में परिवर्तन का, गति की अवस्था में परिवर्तन का। तो जड़त्व क्या है? ये किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिस कारण वह वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। समझ रहे हैं क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था परिवर्तित नहीं करना चाहती, ये जो गुण है ना उसका, इसी को जड़त्व बोला है, इसी को ही जड़त्व हमने बोला है। मतलब मैं पहले नियम को ऐसे भी बोल सकता हूं कि जड़त्व के कारण कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। जड़त्व के कारण, यही गति का पहला नियम है, समझाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने जड़त्व शब्द रख दिया ना सामने, जड़ मतलब क्या है? रुका हुआ, मतलब वो अड़ा हुआ है, जिद पे अड़ा हुआ है, चल रहा हूं तो चलता रहूंगा, रुका हुआ हूं तो रुका हुआ रहूंगा, चलूंगा नहीं। ये होता है जड़। जड़ मतलब समझो ना ऐसे, जड़त्व या जड़ क्या होती है? जो चीज स्थिर होती है। यहां पर स्थिर का मतलब है जो परिवर्तन नहीं चाहती। अगर चल रही है तो रुकना नहीं चाहती, रुकी हुई है तो चलना नहीं चाहती। ये है हमारे पास में जड़त्व। समझ में आई आप सबको ये वाली बात स्टूडेंट्स? ऐसा तो जड़त्व इनर्शिया हम लोगों ने यहां पर लिखा है। तो अब यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग आगे देखेंगे सारे स्टूडेंट्स, इसको अपन समझा देते हैं। तो क्या है कि वस्तु की प्रवृत्ति जिस कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु की वह प्रवृत्ति जिस कारण कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो वस्तु की वह प्रवृत्ति जिस कारण कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। तो पहला नियम क्या होगा? जड़त्व का नियम।
कि भाई इस प्रवृत्ति के कारण, इस गुण के कारण कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था बदलना नहीं चाहती। बस इतनी सी ही बात है। स्टूडेंट समझ गया क्या? एक बार इसको अच्छे से नोटिस कर लो सब जने। तो स्टूडेंट्स एक सवाल आता है मन में कि भाई ये जड़त्व को मापेंगे कैसे? भाई किसी चीज को नापोगे कैसे? बोले भारी है, भारी तो भारी को नाप लो, कितने किलोग्राम है, वजन है, नाप लो। तो वैसे ही जड़त्व बोल रहे हैं, अरे इसका जड़त्व है, इसका जड़त्व जाओ यार, एक हाथी है, हाथी को अगर खिसकाना है तो बहुत दम लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का। बिल्ली है तो उसको टल्ला मारेंगे तो उड़ जाएगी, उधर खसक जाएगी, क्योंकि उसका जड़त्व कम है। तो कम ज्यादा तो हम बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तरकीब बता दो ना मापने की, कि भाई जड़त्व की माप क्या है। तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने कैसे डिफाइन किया? हमारे सवाल में, ऐसे किताब में सवाल पूछते हैं कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, ऐसा सवाल पूछते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, जड़त्व समान नहीं होता। ट्रेन है, अब ट्रेन को अगर खींचना है, अगर ट्रेन का जो आगे इंजन है वो ट्रेन को खींच रहा है तो उसको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है ट्रेन को खिसकाने के लिए। लेकिन मान लो अगर हम थोड़ा जाके धक्का लगा दे, कछु ना हो रहा उससे। तो कहने का मतलब, जैसे अगर मान लो एक छोटी साइकिल है, साइकिल को ले जाने के लिए बहुत कम बल लगेगा, क्योंकि वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का इतना विरोध नहीं कर रही, क्योंकि उसका जड़त्व कम है। ट्रेन का जड़त्व बहुत ज्यादा है। तो फिर दिमाग में आया कि भाई मापे कैसे, आप ये बता दो ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला, जड़त्व को मापने के लिए हमारे पास में क्या है? द्रव्यमान। तो जड़त्व का जो माप है ना, वो द्रव्यमान ही होता है असल में। क्या है? जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। जड़त्व का माप जो है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वो द्रव्यमान होता है। मतलब आपको अगर नापना है कि इसका जड़त्व कितना है, इसका जड़त्व कितना है, जैसे मान लो हाथी है, तो हाथी का वजन है मान लो कितना, 400 किलोग्राम। 400 किलोग्राम को बच्चा ही होगा हाथी का। तो मान लो कि हाथी का जड़त्व कितना हो गया? 400 किलोग्राम। और मान लो मेरी साइकिल है, उसका जड़त्व कितना होगा? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ऐसा। तो ये जड़त्व की माप। जड़त्व को नापोगे कैसे आप? द्रव्यमान। जैसे किलोग्राम है ना, अपना वजन नापते हैं, वही जड़त्व की हमारे पास में माप है। जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि किसी चीज का जड़त्व ज्यादा है तो कैसे, कम है तो कैसे। हमारे पास में सबको वाली बात समझ में आ गई क्या? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये पूरा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। तो अपन कुछ एक एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला एग्जाम्पल है, ये क्या है हमारे पास में? ये है, पढ़ते हैं अपन एक एक करके। ये मैं लिख के ले आया हूं, पहले आप चाहिए तो रोक के लिख लेना, बट सारे आपके लिखना जरूरी नहीं, आप खुद से मन से लिख सकते हो। मैं समय बचाने के लिए इनको पहले लिख करके आया हूं। तो कोई चलती मोटर गाड़ी में ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी रुक जाती है। जैसे मान लो हम ऐसे बैठे हैं सीट पे, तो जब वो चल रही थी तो ठीक था, लेकिन जैसे ब्रेक लगाए तो वो जो सीट है ना, उस सीट तो चिपकी हुई है, उससे ठोका हुआ उसको तो नीचे बस में, तो क्या सीट तो रुक जाती है, लेकिन हम तो चिपके हुए नहीं है ना उससे। तो हम क्या होता है, आगे चले जाते हैं। तो क्या होता है, सीट तो रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर जड़त्व के कारण, अब ये शब्द सीख जाओ बस आप, हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहना चाहता है। कि मतलब जिधर चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। गतिज अवस्था के कारण वो चाहता है कि मैं चलता ही रहूं। आई बात समझ में? और हम आगे की ओर झुक जाते हैं, और हम आगे की ओर, मतलब हम तो यूं जा ही रहते, और रुक गई सीट, रुक गई पीछे, यूं हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, और उदाहरण क्या है यहां देखेंगे सब जने। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, हम पास में बैठे, मान लो गाड़ी कोई और चला रहा है, हम पास में बैठे कार में, तो उनने ना ब्रेक लगाया, तो उनको तो पता है कि गाड़ी रुकने वाली है, लेकिन हमें पता ही नहीं। अरे वहां स्टेशन पे चल के, अपन बस स्टैंड पे चल के चाय पी, तो धड़ाम हो जाएंगे हम सामने, क्योंकि एकदम से आगे जाएंगे तो सामने भिड़ जाएंगे ना। बस में भी बैठे हैं मान लो, तो आगे जाएंगे तो सर फट जाएगा हमारा। तो इसीलिए सीट बेल्ट होती है गाड़ी में, सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट लगा के रखते हैं। तो सीट बेल्ट क्या करती है, अगर एकदम से हम आगे जाएंगे ना तो जाने नहीं देगी, ऐसे रोक लेगी पीछे, तो टकराएंगे नहीं सामने। लेकिन आप देखोगे ना, सीट बेल्ट को एकदम से खींचोगे तो बाहर नहीं आती। आप धीरे धीरे खींच के आगे जाना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, उठाना चाहते हो, तो जा सकते हो। एकदम से नहीं आती आगे सीट बेल्ट, ये ध्यान रखना, आप कभी टेस्ट करके देख लेना। ये है। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है, सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे देश में सीट बेल्ट
पुलिस वालों से बचने के लिए लगाई जाती है। पुलिस वालों को नहीं तो रिश्वत देनी पड़ेगी या फिर चालान कटवाना पड़ेगा, तो इसीलिए सीट बेल्ट लगाते हैं। बाकी सीट बेल्ट लगाने का उद्देश्य क्या है? न्यूटन के पहले नियम में, न्यूटन बाबा के पहले नियम में ये बात छुपी हुई है। अच्छा चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और उदाहरण क्या दे रखा है? वही वाला, जब हम बस में खड़े होते हैं और बस अचानक से चलती है तो हम पीछे की ओर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर वो बस से चिपका हुआ है, तो वो तो बस के साथ आगे चला जाता है, लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर है वो बस के साथ आगे नहीं जाता, वो वहीं रह जाता है। ऐसा नहीं कि वो पीछे जाता है, वो वहीं रह जाता है और टांगे आगे चली जाती हैं। समझ गए? तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे आ गए ऐसा। परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। तो आप जहां भी बोलोगे ना तो आप बोल दोगे कि जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास में और उदाहरण क्या दे रखा है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ में तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, जैसे समझाएं ऐसे गाड़ी चल रही है तो ऐसे ना मोड़ आया ऐसे, तो यूं जाते जाते गाड़ी ना यूं मोड़ लिया उनने, तो हम जो लोग हैं हम सारे ना इस दिशा में जा रहे थे गति से, हम तो तेज इस स्पीड में यहां चल रहे हैं, लेकिन बस तो यूं, गाड़ी जो है कार मान लो वो यूं मुड़ गई, तो हम यूं मुड़ते हैं उसके साथ में धीरे धीरे। समझ रहे हो? जैसे अगर बस उसने ना यूं मोड़ ली तो हम यूं हो जाते ना। समझ रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो सब जने? कि ड्राइवर ने क्या किया, यूं मोड़ ली, इस तरफ मोड़ ली गाड़ी, तो गाड़ी तो एकदम से मुड़ जाती है, लेकिन हमारा शरीर पूरा उसके टच में नहीं है ना, तो क्या होता है हम उल्टी दिशा में, जैसे इधर कार अगर मुड़ रही है तो हम उसके उल्टी दिशा में ऐसे इधर चले जाते हैं, फिर यूं मुड़ती है तो यूं चले जाते हैं। समझ रहे हो ना सब जने क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा होता है, हम सबने महसूस किया, बस में भी होता है, केवल उसमें नहीं होता, बस में भी होता है ऐसा। तो जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा असंतुलित बल लगाया जाता है, मतलब इंजन ने क्या किया, एक दूसरी दिशा में ले जाने के लिए उसको बल लगाया गाड़ी पे, तो क्या हुआ, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण, कि हमारा शरीर का जड़त्व तो यहीं ले जा रहा है हमको, यहां बस वो गाड़ी यहां मुड़ गई, जो भी है हम तो यहीं जा रहे थे, तो हम यहीं रह जाते हैं और फिर धीरे 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 उसके साथ आ जाते हैं ऐसा। तो ये भी हो गया हमारे पास में, इसका एक उदाहरण हो गया। समझ रहे हैं सब जने? और देखेंगे और उदाहरण क्या है हमारे पास में। तो और एक उदाहरण ये रहा, तो ये है वो प्रयोग वाला उदाहरण जो मैं आपको कह रहा था। अब आज करके देख लेना, कैरम बोर्ड लेना, उस पे से गोटियां रखना अगर हो तो, या नहीं तो सिक्के से भी करके देख सकते हो। तो अपन स्ट्राइकर से जब नीचे वाली गोटी को मारते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाला जो पहाड़ बना रखा होता है वो यूं का यूं गिर जाता है और नीचे वाली गोटी खसक के निकल जाती है वहां से। होता है ना ऐसा? होता है। क्यों होता है? तो अब आप उसको बता सकते हो कि जड़त्व के कारण होता है, कि वो जो ऊपर वाली जो गोटियां है ना वो वहीं रह जाती हैं, उनके जड़त्व के कारण। अब ऊपर गोटियां काफी ज्यादा रखी हुई हैं तो उनका जड़त्व ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो वो यूं का यूं रह जाता है, नीचे आ जाता है और नीचे वाली खसक के आगे निकल जाती है ऐसे। या जैसे मान लो कि टेबल है, आप लोगों ने ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे कि टेबल है, टेबल पर पानी का गिलास रखा है मान लो भरा हुआ, और उस पर एक कपड़ा बिछा हुआ है, कपड़े के ऊपर गिलास रखा हुआ है। तो अगर हम क्या करें, उस कपड़े को यूं का यूं खींच लेना नीचे से उसके बाहर, तो चांसेस होते हैं कि गिलास वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? उसका जड़त्व ज्यादा है, वो निकलना नहीं चाहता, या पानी की बोतल जो है वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये वाला आप करके देखेंगे, नहीं होता है तो फिर से मैं करा दूंगा। बाकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि होगा आपसे। आज आप करके देखना, और आज आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी पता है, समझ में भी आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो जड़त्व के कारण, उस चीज के जड़त्व। अब खाली गिलास रखोगे तो उसका जड़त्व कम होगा, खींचोगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन भरा हुआ ग्लास है, भरी हुई बोतल ढक्कन लगी हुई रखोगे तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो वो फिर वहीं रह जाएगी, थोड़ा हिलेगी लेकिन वो वहीं रह जाएगी, अगर आप स्पीड में खींच लोगे तो। ध्यान रखना। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में। और क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? तो और एक ये वाला बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, बचपन में करते हैं हम लोग। एक गिलास रखो खाली, उसके ऊपर एक पत्ता रख लो, ताश का पत्ता रख लो, या कोई कार्ड नहीं होते वो ग्रीटिंग कार्ड की दुकान का नंबर है वो, तो उसको रखो, उसके ऊपर एक सिक्का रखो 5 रुपए का, थोड़ा सा भारी सिक्का, एकदम हल्का नहीं रखना, थोड़ा सा भारी सिक्का रखो, उस कार्ड को ऐसे टक करके उड़ा दो, तो कार्ड तो आगे चला जाएगा, सिक्का उसके अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्के का जड़त्व ज्यादा है और वो अपनी जो गति की अवस्था में परिवर्तन होना चाहता है उसका विरोध करता है, क्योंकि उसका जड़त्व, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो वो रुके हुए ही रहना चाहता है, वो आगे जाना नहीं चाहता, इसीलिए वो उस गिलास में ही गिर जाता है। सिंपल है। तो इतने सारे उदाहरण अपन ने देख लिए गति के पहले नियम के, और भी हैं एग्जांपल्स, और भी अपन देखने वाले हैं अभी। तो आई होप आपको ये प्रयोग जो है समझ में आए। बड़े आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप पीछे सुन रहे हो कि हमारे ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो जी 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 मशीन चलाते हैं ना, उसकी आवाज आ रही है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो पाठ्य निहित प्रश्न है कुछ है, देखो इसी पर बेस्ड। तो पहला क्या है, निम्न में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा?
तो अब आप बताओ चलो किसका जड़त्व ज्यादा होगा। एक रबर की गेंद है मान लो और उसी आकार का एक पत्थर है, तो पत्थर भी सेम साइज का ही है और रबड़ की गेंद जो है वो भी सेम साइज की ही है, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है पत्थर ज्यादा भारी होता है क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होगा। क्या बोलेंगे? क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होगा इसीलिए उसका जड़त्व भी ज्यादा है। क्योंकि जड़त्व को नापते कैसे हम लोग? द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? पत्थर का। मान लो इतना बड़ा पत्थर है, उसको लात मारोगे पैर टूट जाएगा तुम्हारा। बॉल है इतनी बड़ी, लात मारोगे कुछ नहीं होगा। मान लो एक फुटबॉल है, चलो फुटबॉल इतनी बड़ी होती है, उसको लात मारोगे कुछ नहीं होगा। इतने बड़े पत्थर को अगर लात मार दिया, बताने की जरूरत ना है। साइकिल और रेलगाड़ी, अब ये तो कोई सवाल हुआ? रेलगाड़ी का द्रव्यमान कितना होगा? अरे भाई साहब पूछो ही मत, 5000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम। साइकिल 10 किलोग्राम भी नहीं होगा, 10 होगा चलो मान लो, भारी से भारी साइकिल का भी। तो रेलगाड़ी का घनत्व ज्यादा है, लिखाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये बताना है कि किसका ज्यादा है, रेलगाड़ी। यहाँ पे किसका? पत्थर। और क्या है देखो हमारे पास 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। तो हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जो 5 रुपए का सिक्का है वो ज्यादा भारी होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। लेकिन पता चले कि 5 रुपए वाला सिक्का ऐसा था इनके पास में कि उसका द्रव्यमान बहुत ही कम था 1 रुपए वाले से भी कम था। तो ऐसा नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 रुपए वाले सिक्के का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा। मान लो उसका 10 ग्राम होगा, इसका 5 ग्राम होगा, ऐसा मान लो। तो उसका जो जड़त्व है वो ज्यादा होगा। और देखो और क्या क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स अपने को। एक क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, देखो नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। ये एक उदाहरण हमें दे रखा है, तो इसको अच्छे से समझना सब जने। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगा करके गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास में पहुंचता है। तो मान लो ये पहला खिलाड़ी है, खिलाड़ी मतलब प्लेयर 1, इसने बॉल को लात मारी। तो इसने बॉल को लात मारी, इसके पास बॉल थी, ठीक है, ये बॉल है हमारे पास में। तो इसने उसको किक किया धड़ीम, तो इसने प्लेयर 2 के पास भेज दिया उसको, तो अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास में इसने पहुंचा दिया। तो बॉल मान लो यहां से उड़ करके आई धड़ाम और यहां आ गई। फिर दूसरे खिलाड़ी ने क्या किया? दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इसने फिर लात मारी दौड़ करके, और मान लो कि यहां पर है ना गोल है, ठीक बात है, यहां पर गोल है, मतलब यहां पर उसको भेजना है उसको। तो अब जाहिर सी बात है कि यहां पर दूसरी टीम का खिलाड़ी खड़ा रहता है। मैं उल्टा पी करके लिख देता हूं, ये गोलकीपर है, जी लिख देते हैं इसको कि गोलकीपर है, ये दूसरी टीम का खिलाड़ी है। अब ये गोल जाने नहीं देगा, ये कहेगा नहीं ऐसे कैसे, यहाँ पे जाने नहीं देंगे, ये खड़ा है इसीलिए तो खड़ा रखा है इसको अपन ने। तो इसने किक मारी और बॉल उड़ करके गई यहाँ पे, दौड़ पहुंच गई इसके पास। तो इसने रोक लिया बॉल को, ठीक है, रोक लिया। तो इसने क्या किया? फिर विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ लेता है। तो इसने बॉल को रोका, पहले इसने बॉल को रोका, फिर इसने बॉल को किक मारी। देखो फिर आगे क्या कह रहा है, हम लोगों को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर भेज देता है। तो अब मान लो कि ये कोई दूसरी टीम का खिलाड़ी, एक और पी, इसने उस बॉल को इसके पास फेंक दिया, तो यहां पहुंच गई बॉल हमारे पास में। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो इसने क्या किया? गेंद को पकड़ा और अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी की ओर किक लगा दिया। हमें क्या बताना है? तो हमें यहां पर यह पूछा गया है कि नीचे दिए गए उदाहरण में वेग कितनी बार बदलता है, बॉल का वेग कितनी बार चेंज होता है। तो देखो पहली बार मान लो कि बॉल रुकी हुई थी, इसने लात मारी, तो एक बार यहां पर वेग चेंज हो गया। अब चलती हुई बॉल, जैसे मान लो ऐसे मेरी तरफ आई बॉल और मैंने उसको फिर लात मार दी, तो उसका वेग बदल गया। भाई मेरे पास आई, थोड़ी उसकी धीरे हो गई थी स्पीड, मैंने उसी दिशा में उसको खींच के लात मारी, स्पीड तेज कर दी, दिशा भी बदल दी। मान लो मैंने रोका नहीं बॉल को, देखो यहां थोड़ा सा समझना है, मैंने बॉल को रोका नहीं, आई खींच के लात मारी और सीधा, मतलब रुकी नहीं बॉल, आगे खींच के लात मार दी। तो दूसरी बार वेग यहां चेंज हो गया। आई बात समझ में? इस जगह पे। तीसरी बार कहां चेंज हुआ? तीसरी बार इस गोलकीपर ने बॉल को पहले तो रोक लिया, उसकी वेग को 0 कर दिया। वो जितने भी स्पीड से आ रही थी ना, गोलकीपर ने हाथ से पकड़ सकता है, गोलकीपर तो उसने पकड़ ली बॉल, रोक लिया बॉल को। तो तीसरी बार तो यही चेंज हो गई कि रुकने में, कि जितनी भी स्पीड थी वो 0 हो गई, दौड़ जितनी भी स्पीड थी वो 0 हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इसने वापस लात मारी, इसने वापस लात मारी दौड़ करके यहां पर, और अपने प्लेयर की तरफ उसको भेजा। पहले 0 पे आ गई बॉल,
फिर इसने लात मारी और फिर अपने प्लेयर के पास भेजी बॉल। अब हमें आगे नहीं बोला कि इसने क्या किया प्लेयर ने, हमें उससे नहीं मतलब। तो यहां पर कितनी बार बॉल का वेग बदला है? एक बार पहले खिलाड़ी ने, दूसरे बार दूसरे खिलाड़ी ने, तीसरी बार गोलकीपर ने और चौथी बार भी गोलकीपर ने। तो 4 बार उस गेंद का वेग बदलता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसने देखो पूछा क्या है कि इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो इन चारों अवस्था में उस गेंद को बल कौन दे रहा है? तो पहली अवस्था में स्टूडेंट्स बल कौन दे रहा है? ये बल लगा रहा है P1। दूसरी अवस्था में बल कौन लगा रहा है? P2 लगा रहा है। तीसरी अवस्था में बल कौन लगा रहा है? गोलकीपर लगा रहा है। चौथी अवस्था में भी बल कौन लगा रहा है? गोलकीपर लगा रहा है। तो 4 अवस्थाएं बना लो, 1 2 3 4। तो पहली अवस्था में हम लिखेंगे पहला खिलाड़ी, दूसरी अवस्था में दूसरा खिलाड़ी, तीसरी अवस्था में तीसरा खिलाड़ी और चौथी अवस्था में भी जो गोलकीपर है उसने, मतलब तीसरा खिलाड़ी हमारे पास गोलकीपर है, तो गोलकीपर ने ही तीसरी और चौथी बार उसका वेग बॉल का बदला है। आप काफी सारी किताबों में देखोगे ना 3 बार लिखा होता है, कहता है इसने बदला फिर इसने बदला, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल 4 बार वेग बदला है, जिसमें से कि 2 बार गोलकीपर ने बदला है। पहली बार इसने बदला, फिर दूसरी बार इसने, फिर तीसरी और चौथी बार गोलकीपर ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार। और कारक कौन है, मतलब कौन बल लगा रहा है? तो पहली बार पहला खिलाड़ी, दूसरी बार दूसरा खिलाड़ी, तीसरी और चौथी बार में गोलकीपर। मुझे उम्मीद है कि आप इतना सा लिख लेंगे ना, 4 केसेस, पहला खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी, तीसरी बार में गोलकीपर, चौथी बार में भी गोलकीपर। कारक कारक करके उन चारों चीजों को आप लिख सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? बड़ा सिंपल है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये पत्ती है, मतलब शाखा है, पेड़ की कोई डाली है छोटी सी, तो इस डाली को पकड़ के यूं यूं जब करते हैं तो फल भी, जो अगर जैसे मान लो आपने जामुन तोड़े हो पेड़ से, जामुन के पेड़ पे क्या होता है, कोई चढ़ जाता है और फिर वो डाली को पकड़ के यूं यूं हिलाता है, तो क्या होता है, जो जामुन होते हैं वो नीचे आके गिर जाते हैं। ऐसे ही होता है यहाँ, जैसे आंधी लगती है तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, जामुन नीचे आ जाते हैं, दूसरे फल होते हैं वो भी गिर करके टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे कारण क्या है? मान लीजिए कि ये क्या है, आपके पास में डाली है, तो डाली हिलती है। अब ये डाली भले ही हवा से हिले या आप इसको हिला रहे हो, लेकिन हिलती है जोर जोर से। तो जब ये हिलती है ना, तो होता क्या, जैसे मान लो इस पर फल लटका हुआ है, ये जो मेरी अंगुली है फल है मान लो, तो ये डाली जब यहाँ जाती है ना, तो ये फल का जड़त्व है, फल बोलता है मैं नहीं जा रहा। पत्ती है, उसका जड़त्व है, वो कह रही मैं नहीं जा रही उधर, तो कहते मैं तो जाऊंगी, ये तो चली जाती है, ये यहीं रह जाती है। इसके जड़त्व के कारण पत्तियां अपने जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती हैं, रुकी हुई रहना चाहती है, तो पत्ती यहीं रह जाती है, डाली आगे चली जाती है, पत्ती नीचे। चलो चली गई, लेकिन फिर इधर, तो फिर इधर गई तो वो वहां से नहीं हिलना चाहती, लेकिन फिर इधर आ गई वो। तो कहने का मतलब, जब डाली को हम हिलाते जाते हैं तो पत्तियां वहीं रहना चाहती हैं, वो इधर इतना नहीं हिलना चाहती। वो अपनी जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन, जो गति की स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है, और इसीलिए वो पत्तियां वहीं रह जाती हैं, डाली से अलग हो जाती हैं, डाली तो दूर चली जाती है, और इसलिए वो फिर नीचे गिर जाती है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे आंसर स्टूडेंट्स यहां पर? किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर, तो यहां लिखेंगे हम लोग उत्तर पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां अपने जड़त्व के कारण पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहती हैं। तथा शाखा के साथ
अपनी स्थिति बार बार परिवर्तित नहीं कर पाती। और शाखा से अलग हो जाती है। तो क्या लिखा हमने? पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहती तथा शाखा के साथ बार बार हिल नहीं पाती, अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर पाती, और इसलिए क्या होता है, शाखा से अलग होकर के नीचे गिर जाती है। मतलब शाखा आगे चली जाती है, पत्ती वहीं रह जाती। ये है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में प्रश्न? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों, ये हमें समझाना है। तो हमसे पूछा है कि कोई गतिशील बस है, तो जैसे ब्रेक लगता है तो क्या होता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जैसे ही वो रुकी हुई बस चलने लगती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें बोलेंगे कि जड़त्व के कारण। बस इतना ही आंसर इसका, कायदे से जड़त्व के कारण। फिर लिखेंगे पूरा कि जब गतिशील बस में अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो हम अपने जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में बने रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो पैर हैं जो बस के संपर्क में हैं वो तो रुक जाते हैं, लेकिन हमारा ऊपर का जो शरीर है वो अपने जड़त्व के कारण गति की दिशा में बने हुए रहना चाहता है। इसीलिए हम क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब रुकी हुई बस एकदम से चलने लगती है अचानक से, तो क्या होता है कि हमारे पैर तो उसके साथ चलने लग जाते हैं, संपर्क में है क्योंकि उससे, लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो रुका हुआ ही रहना चाहता है जड़त्व के कारण। तो देखो, इसका आंसर अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अपने को लिखने की जरूरत, मैं बताता हूं आपको। अपन पढ़ चुके हैं ना, ऊपर पढ़ के आए थे अभी अपन। देखो ये देखो, यहां पर अपन ने उदाहरणों में देखा था, यहां ये जो उदाहरण देखे थे ना, देखो चलती मोटर गाड़ी में ब्रेक लगाए जाने पर सीट जो है विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में बने रहना चाहता है। तो बस हम बैठे हुए नहीं है ये मान लेना आप, तो हम खड़े हुए हैं ऐसा मान लो आप, सीट की बात ही मत करना। तो अब कहा चलती हुई बस में जब ब्रेक लगाया जाता है तो हमारे पैर तो बस के साथ संपर्क में होते हैं, वो तो रुक जाते हैं, लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर है वो जड़त्व के कारण चलते हुए ही रहना चाहता है, तो इसीलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और फिर बैठने वाला ये नीचे, तो इसमें से आपको आंसर लिखना है उसका, और इस वाले में से लिखना है। जब बस में खड़े होते हैं, बस अचानक से चल पड़ती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। समझ में आई क्यों? क्योंकि बस अचानक से गति में आ जाने से हमारा पैर तो बस के साथ चलने लगता है, लेकिन हमारा ऊपर का शरीर जो है वो रुका हुआ ही रहना चाहता है। ऐसा एक प्रश्न बस और है, ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं HW में। तो अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में गति का द्वितीय नियम। ये था गति का पहला नियम। पहला नियम सिंपल है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, और बहुत रिवाइज कर लिया अपन ने इसको, बार बार पढ़ भी लिया अपन ने इसको। सेकंड नियम जो है ना, मुझे लग रहा है कि अभी ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर बाहर आवाज तो आ ही रही है। सेकंड नियम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड नियम को अपने आप में समझने के लिए, मुझे आपको समझाने के लिए, केवल सेकंड नियम समझाने के लिए मुझे 30 से 40 मिनट चाहिए। तो इसको शुरू करना मतलब थोड़ा खतरे वाली चीज हो जाएगी। मैं इतनी सी बात आपको बता देता हूं कि सेकंड नियम असल में बस इतना सही है, F बराबर ma। ये बल का सूत्र जो है ये सेकंड नियम से ही आता है। इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा बहुत समय चाहिए, अच्छा खासा समय चाहिए। तो ये क्या है, बल है हमारे पास में यहां पर, ये क्या है हमारे पास में, द्रव्यमान है, और ये हमारे पास में त्वरण है। और इस नियम को मैं लिखूंगा भी ना, जो शब्द भी लिखूंगा ना, तो वो आपके थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको पूरे नियम को ही सेकंड लेक्चर में ले लूंगा, और उस पर बेस्ड फिर अपन एक आध क्वेश्चन भी ले लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है,
ये नियम मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि इसको समझाने में जो है टीचर्स को बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा समझा के रहूंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। तो हम आज की इस कक्षा को थोड़ा सा छोटा ही रख रहे हैं, क्योंकि ये नियम अलग से लेना ही बेहतर होगा, बेस्ट होगा, और इस शोर से भी बच जाएंगे अपन। और आज का मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ रिकॉर्ड करने में, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरी क्लास भी होगी। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप सभी पढ़ना आज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से, और अपने आप से लिखने की प्रैक्टिस करना। देखो 9th क्लास में काफी बार क्या होती है, स्टूडेंट्स को लिखना ही नहीं आता, समझ तो आ जाता है लेकिन लिखना नहीं आता, हिंदी में लिख नहीं पाते। सोचो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर हिंदी में नहीं लिख पा रहे, हिंदी तो हम बोलते हैं सारा दिन, तो इंग्लिश मीडियम वालों का तो क्या हाल होता होगा। वो अब बोलने को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सोच हिंदी में रहे होते हैं, लिखना उनको इंग्लिश में होता है, लिख वो हिंदी में भी नहीं पा रहे होते, तो वो तो फंस जाते हैं बुरे वाले। हमारे को तो हम जो सोच रहे हैं वही तो लिखना है, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप हिंदी में जो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो खुद से लिख अगर पा रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा उसका आंसर खुद से लिखना, अगर आप लिख लिए खुद से तो सक्सेसफुल है अपना, नहीं तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी लिखने पर, क्योंकि 10th में बहुत लिखना है, 11th में बहुत लिखना है, 12th में बहुत लिखना है, लिखना बहुत पड़ेगा आपको। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे फिर अपन कल के एक और नए धमाकेदार लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।